वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 498 पर आज यूपी पीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 498 तक पहुँच सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत करों को मतलब टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो उसका वितरण किया जाता है वो केंद्र में भी होता है, मतलब खुद भी रखती है और राज्य को भी करती है? कौन सा अनुच्छेद है वो? 268, 269, 270 या 271? बताइए। अनुच्छेद 270। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर लगने वाला कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन इससे प्राप्त आय जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित की जाती है। तो लगा रही है केंद्र सरकार, वसूल भी रही है केंद्र सरकार, लेकिन जब वितरण की बारी आई तो राज्यों को भी दे रही है, खुद के पास भी रख रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का समर्थन किसने किया था? पुंछी आयोग या सरकरिया आयोग, मोइली आयोग या राधा कृष्ण आयोग? ना तो मोइली है, ना राधा कृष्ण है और ना है पुंछी, सरकरिया आयोग है, बी। तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी रूप से इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था। सरकारी आयोग का गठन हुआ था 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति R.S. सरकरिया की अध्यक्षता में। ठीक है, जस्टिस थे ये। देखिए, इस आयोग ने वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी, जो जनवरी 1988 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लागू किया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? बताइए, कौन से प्रावधान में या किस अनुच्छेद में? बताइए। अनुच्छेद 368 तो हो नहीं सकता, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। 265 है ये, आर्टिकल 265। तो संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 266 में क्या है? भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखा से संबंधित है, 266। अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंध रखता है। मैच करने के लिए पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? मतलब जोनल काउंसिल का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। लो, पहले ही गलत है। जोनल काउंसिल तो स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहले ही गलत हो गया। तो यह एक परामर्शदात्री संस्था, ये वाला करेक्ट है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, ये भी सही है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी, ये भी सही है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी है जोनल काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। ठीक है, इनका जो गठन है वो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इनकी संख्या 5 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादर नगर वाली हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। देखिए, इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है, परामर्श देती है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी या अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 215, 275, 325 या 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से राज्य की रक्षा करे, आर्टिकल 355 में लिखा है। तो संविधान के अनुच्छेद 355, ठीक है, में लिखा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, भारत का संविधान। वित्त आयोग लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं, आर्टिकल 274 यानी आर्टिकल में लिखा है, तो संविधान कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो विषय है किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखिए, वन हो गया, शिक्षा हो गया, औषधालय हो गए, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। मूल संविधान में 47 थे और अभी कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची? किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर देखिए, राज्य विधायिका और संसद दोनों को विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, समवर्ती सूची में मूलतः जब संविधान बना था 47 विषय थे, परंतु बाद में 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। इस प्रकार वर्तमान समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल विषय की संख्या 52 हो गई है, 52 हो गई है। ठीक है, इस सूची में शामिल प्रमुख विषयों के अंतर्गत शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, स्वच्छता और औषधालय आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? शक्तियों के वितरण या शक्तियों के विभाजन को कौन से 2 अनुच्छेद हैं? देखिए, 4, 5 में कहाँ नागरिकता, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और डी आंसर इसका हो जाएगा 245 से लेकर 246। तो संविधान का है भाग 11। ठीक है, इसके तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों से संबंधित कौन कौन सी हैं? विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्त शक्तियों का विवरण जो है दिया गया है। और इसी के अंतर्गत विधायी संबंध के तहत अनुच्छेद 245 तथा 246 के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित 3 अनुसूचियाँ प्रस्तुत की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अनुच्छेद 245 और 246 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को किसे प्रदान किया है? या अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास, सेंट्रल स्टेट दोनों, या कोई और, या किसी के पास भी नहीं? तो देखिए, संघ सूची पर कानून बनाती है संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, और जो समवर्ती विषय हैं, समवर्ती सूची, उसमें राज्य भी बनाती है और केंद्र भी बनाती है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं अवशिष्ट, तो उन विषयों पर सरकार, राज्य सरकार का अधिकार नहीं चलता, संघ सरकार, ठीक है, संघीय सरकार को दिया गया। ए है। तो संविधान के अनुच्छेद 248, 248 में अवशिष्ट शक्तियों की बात कही गई है। इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देखिए, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत वे विषय आते हैं या वे विषय होते हैं जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते, जैसे कि अंतरिक्ष से संबंधित मामले। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना की गई है। सेंट्रल और स्टेट के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना कहाँ से कहाँ तक की गई है? अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक पहला ही ऑप्शन है। तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद रोमन में 10 बोलते हैं ना इसको, और ये 11। ठीक है, भाग 11 है, पार्ट 11। तो भाग 11 में दिए गए हैं
और इस भाग में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध बताए गए हैं, वो है अनुच्छेद 245 से 255 यानी 10 अनुच्छेद में। और दूसरे अध्याय में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध का उल्लेख हुआ है, वो हैं 256 से लेकर 262 के बीच में। ठीक है, पहले हो गए इसमें विधायी संबंध 245 से 255 और ठीक अगले ही अनुच्छेद में 262 तक हैं प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध केंद्र और राज्य के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार या पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद उसी वर्ष सृजित किया गया था जब लोकसभा और राज्यसभा के आम चुनाव हुए थे, यानी 1952 में, 1952 में। बड़े पूछा जाता है वो प्रश्न भी। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1952 में सृजित हुआ। ठीक है, संसदीय सचिव की बात करें तो एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, 356, 356 में या फिर 76, 76 में। अधिकतर आपको लग रहा होगा कि इसका उत्तर बी होना चाहिए या डी होना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों गलत हैं। मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर 4 दिए हैं, 3 गलत हैं, केवल एक ही करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। नाम मात्र का है क्या? नाम मात्र का नहीं है, रियल हेड है, वास्तविक नेता। गलत है पहला स्टेटमेंट। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, नहीं होगा तो सरकार गिर नहीं जाएगी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता, डी सही है। तो संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ठीक है, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? एक प्रश्न दूसरी तरह से पूछा जाता है। इसमें 2 चलते हैं। एक अंतरिम सरकार वाला चलता है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में ये मंत्री कौन था, वो कौन था, ये कौन था, वो कौन था। ठीक है, एक पूछते हैं स्वतंत्रता के पश्चात बनी, उसमें कौन था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देगा, टिक करना। स्वतंत्रता के पश्चात पूछ रहा है या अंतरिम सरकार में पूछ रहा है? उत्तर है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। तो स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, यानी विधि मंत्री थे। जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और कौन करता है नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। यदि बहुमत ना होने की स्थिति में प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाती है। क्लियर हो गया होगा। तो 15 प्रश्न थे ये। इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे इसको। ठीक है, राज्य व्यवस्था और संविधान। देखिए, कोई भी टेस्ट अपलोड होता है इसको इग्नोर ना करें, एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, एक एक टॉपिक से हम प्रश्न बना रहे हैं कम से कम 10-10 तरीके से। ठीक है, ताकि पूछे जाने की संभावना, मतलब करेक्ट होने की संभावना
बढ़ जाए अधिक से अधिक। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, याद रखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।